हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज हम केमिस्ट्री में एक स्पेशल डिस्कशन करेंगे अबाउट वेंट होफ फैक्टर कि वेंट होफ फैक्टर क्या होता है। देखिए, इस वीडियो में हम वेंट होफ फैक्टर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम में आपसे वेंट होफ फैक्टर से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं और साथ में आपके प्रैक्टिकल वाइवा में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वेंट होफ फैक्टर से। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले आपसे पूछ ले व्हाट इज वेंट होफ फैक्टर, क्या होता है वेंट होफ फैक्टर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वेंट होफ फैक्टर एंड द थर्ड इज एप्लीकेशन ऑफ वेंट होफ फैक्टर इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वेंट होफ फैक्टर की क्या एप्लीकेशन। हम इस वीडियो में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए शॉर्ट टर्म इस्तेमाल करेंगे सीपी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, लेट्स बिगिन। देखिए भाई, कैसे डिफाइन करेंगे वेंट होफ फैक्टर। इट इज डिफाइंड एज, ये डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये डेफिनेशन है वेंट होफ फैक्टर आयोटा की। ओके, ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख के आना। ठीक है भाई, लिख लीजिए। समझने के लिए देखिए भाई, आप इसको लिख सकते हैं आयोटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब भाई इसके अलावा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अलावा आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वेंट होफ फैक्टर को। देखिए, वेंट होफ फैक्टर इज आल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट टू द एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, आप आयोटा को रेशियो ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट का नॉर्मल मोलर मास है उसका रेशियो किसके साथ, एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं भाई वेंट होफ फैक्टर को। ठीक है, यह था आपका सेकंड मेथड डिफाइन करने का कि व्हाट इज वेंट होफ फैक्टर। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा तरीका भाई कैसे डिफाइन करेंगे आयोटा को। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, मैं सीधा लिख रहा हूं भाई पार्टिकल्स, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तीसरा तरीका क्या भाई वेंट होफ फैक्टर को डिफाइन करने का, इट इज रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द सेम total number of particles before association or dissociation। association और dissociation से पहले, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन पार्टिकल्स जो होते हैं उनका रेशियो टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये तीसरा तरीका भी वेंट होफ फैक्टर को डिफाइन करना है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट्स और दिस डेफिनेशंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे वेंट होफ फैक्टर को नहीं समझ पाते। ठीक है, आप अपने आप से खुद पूछ के देख लीजिएगा। ठीक, मैं आपको यहां क्लियरली बताऊंगा कि कैसे आप वेंट होफ फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, क्या डेफिनेशन है इसकी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे रिलेट होती हैं
विद द हेल्प ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, देखिए भाई अब बात करेंगे इसकी एसोसिएशन और डिसोसिएशन की, पर उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए आपके पास एक वेसल में सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप इसके अंदर सोल्यूट डालेंगे ये सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब आपने सोल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट में, क्या बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही आप सोल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन के अंदर एक विशेष प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है जो हम अलग अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पढ़ते हैं। ठीक है, और वो क्या क्या विशेषताएं आती हैं एक्चुअल में आप कह सकते हो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारी दैनिक लाइफ में एवरीडे लाइफ में चलती है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊंगा पहले व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ये क्या मतलब, सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती है भाई। यानी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम निकालेंगे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है पर नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती है। इन्हें हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या मतलब, और इसी बात का कंफ्यूजन होता है भाई। नेचर किसकी, जो आपके सोल्यूट और सोलवेंट है इनकी नेचर इन पे डिपेंड नहीं करती है। नेचर से क्या मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट आगे। पहले इस बात को पकड़िए आप, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इन पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। यहां से क्या मतलब है भाई, यहां से ये मीनिंग है अगर मैं आपको प्रैक्टिकली सोल्यूट का मास दे दूं, उसका मोलर मास बता दूं, तो आप किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को खुद स्वयं कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपको किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आप कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, तब आप खुद नहीं बता रहे हो उस चीज को कैलकुलेट करके। ये रेफरेंस लेते हुए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में ये कहते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है पर नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती। ये तो थ्योरेटिकल बात है, आप कैलकुलेट करेंगे इक्वेशंस के हेल्प से खुद। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है भाई, प्रैक्टिकल चीज क्या होती है। मैंने जैसे ही सोल्यूट को सोलवेंट में डाला तो इस सोल्यूट की अपनी नेचर है, सोलवेंट की अपनी नेचर है। इस नेचर के बेस पे सोल्यूट है वो एक पार्टिकुलर सोल्वेंट में एक पार्टिकुलर या टिपिकल बिहेव शो करता है। ये क्या मतलब, जो आपका सोल्यूट है क्या पता जैसे ही आपने सोल्वेंट में डाला सोल्यूट के पार्टिकल इकट्ठा होना शुरू हो जाए। ठीक, मान लीजिए भाई जैसे आपने सोल्यूट्स को डाला, आपने गिन के डाले 50 पार्टिकल। पहले ये बात समझ लेते हैं, आपने क्या किया, गिन के सोल्यूट के 50 पार्टिकल्स डाल दिए। क्या पता भी जैसे ही आपने सोल्वेंट में डाला ये पार्टिकल्स आपके इकट्ठे हो जाए, और वो भी किस फॉर्म में, दो पार्टिकल इकट्ठे हो जाए एक साथ। तो बताइए सोल्वेंट में डालते ही पार्टिकल्स कितने हो जाते हैं। मैंने कह दिया आपको सोल्यूट के 2 पार्टिकल एक साथ हो जाएंगे। 2 पार्टिकल्स हमने बाहर से डाले थे पर वो कितने हो जाएंगे, 1। तो बताइए यहां पे कितने पार्टिकल्स हैं, अभी सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के, कितने भाई, अगर 2 पार्टिकल एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो 25। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम निकालेंगे कैलकुलेट करके, हम खुद कैलकुलेट करेंगे भाई, इसे हम कहते हैं कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 3 नाम है इस बात के। जब आप खुद स्वयं कैलकुलेशन करेंगे मैथमेटिकली, दैट इज कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट कीजिए।
कितने पार्टिकल्स डाले हैं? 50। हो गई कैलकुलेट। अब जैसे ही आपने इसमें सोल्यूट को इसमें सोल्यूट में डाल दिया, ये तो एक्सपेरिमेंटली आ गया। अब जैसे ही हमने सोलवेंट में सोल्यूट का बिहेव देखा, ये तो इकट्ठा हो रहे हैं भाई, दो पार्टिकल एक साथ हो जाते हैं, इन दो पार्टिकल सब एक पार्टिकल के रूप में काम करेंगे। 50 डालेंगे तो कितने हो जाएंगे? 25। अब यहां से जो देखेंगे इसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया आपकी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सोल्यूट कितने दिख रहे हैं मुझे? 25। हम डाले कितने थे? 50। आपने 50 के हिसाब से अपनी जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल ली है वो होती है कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, एक और बात समझ लीजिए, मैंने आपको 50 ग्राम चीनी दे दिया, नमक दे दिया, ठीक है, आपने खुद नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर ली। अब आपने जैसे इसमें वाटर में डाला है, किसी भी सोल्वेंट में डाला, वहां पे जो पार्टिकल अपनी नेचर शो करेंगे, मतलब वो जुड़ सकते हैं या डिसोसिएट हो सकते हैं, टूट सकते हैं। 50 डाले, ऑब्जर्व किया, क्या कितने हो गए? 25। ये जो है अब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आएगी आपकी? 25। समझ में आ रही है? दिस इज ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे डाला हमने 50 थे और ये पार्टिकल्स कितने हुए? 25। ओ, एबनॉर्मेलिटी आ गई, तो इसे हम कहते हैं क्या? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए इस पर। तो आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए 3 टर्म्स हैं, एक्सपेरिमेंटल के लिए 3 बातें, सेम टू सेम, कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल के लिए। ठीक है भाई, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सोल्यूट है ये अपनी नेचर शो कर रहा है। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट ये एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है, यहां से कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग आती है। किससे? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये अलग क्यों आती है दोनों प्रॉपर्टीज? ड्यू टू नेचर ऑफ सोल्यूट, या तो एसोसिएशन की नेचर या डिसोसिएशन की। तो ये था भाई आपका वेंटो फैक्टर का सिग्निफिकेंस, कि जैसे सोल्यूट डालते हो, सोल्यूट अपनी नेचर दिखाता है, वो एसोसिएट भी हो सकता है और या डिसोसिएट भी हो सकता है। यही सिग्निफिकेंस है वेंटो फैक्टर का। टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ सोल्यूट, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। भाई एसोसिएशन का मतलब पार्टिकल्स इकट्ठा हो, मान लो मैं कह दूं 5 पार्टिकल इकट्ठा हो रहे हैं, कितने पार्टिकल दिखेंगे आपको? 5 इकट्ठा होंगे एक साथ, तो 5 पार्टिकल्स कितने के रूप में काम करेंगे? एक पार्टिकल के रूप। तो 50 पार्टिकल्स डाले, 5 पार्टिकल एक पार्टिकल काम कर रहे हैं, तो कितने पार्टिकल्स दिखेंगे आपको? 5 कितने? 10। तो आपकी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है? 10। और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है? 50। समझ में आ रहा है? ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर रहे हैं, ये हम केवल डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ओनली, कि हम बता रहे हैं आपको कितने पार्टिकल्स हम डाल रहे हैं, नेचर नहीं, नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक, और यही बात बताता है आपका आयोटा, जो आपकी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यानी एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिलेट करता है किससे? कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है भाई, देखिए क्या होता है, हमने बोला इट इज रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी एग्जांपल से बता देता हूं भाई मैं आयोटा के बारे में। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 50 पार्टिकल डाले, तो बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन पार्टिकल कितने हैं? 50। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू होगी भाई?
अज्यूम कर लो यही वैल्यू आ रही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कितनी हो गई 50। जैसे ही आपने सोल्यूट में डाला, सॉल्वेंट में डाला, सोल्यूट क्या हो गए एसोसिएट, 50 की जगह कितने रूप में रहने लगे 25। अब यहां पे देखें तो भाई ऑब्जर्व्ड के हिसाब से आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हुए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आ रही है 25। समझ सकते हो। देखिए समझने के दो वे हैं यहां पे। पहला कि आपने कैलकुलेटेड के हिसाब से नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख लिए, फिर आपने ऑब्जर्व के हिसाब से नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख लिए। ये तो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जो आप स्टडी करते हैं कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी, इसी पे से बता रखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक। लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वेशन हुई तो क्या नेचर आ गई क्या सोल्यूट की? हाँ आ गई ना, ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर गया। नेचर नहीं आती तो ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं करता, ठीक है। आप जब भी डिफाइन करें फिर से सुन लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे डिफाइन करना है, नेचर के बेस पे नहीं, क्योंकि ये जो आयोटा है अपने आप बैलेंस कर देगा सारी चीजों को। देखिए कैसे, अब देख लो भाई 25/50 आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। हमारा क्या रेशियो होता है वेंटो फैक्टर का, क्या होता है वेंटो फैक्टर? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर हो जाएगी किसके भाई, बोलिए, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आयोटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, इनटू में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देख लो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी आ रही है 25, आयोटा की वैल्यू कितनी है यहां से 1/2, कैलकुलेटेड कितनी है 50। देख लीजिए काटेंगे कितना आ गया 25। क्या 25 बराबर हो गया 25 के? क्या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जैसे ही आपने क्या डाला आयोटा डाला कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, बराबर हो जाती है दोनों? यस। तो आपकी जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इक्वल होगी किसके, आयोटा इनटू में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। ये सिग्निफिकेंस था भाई किसका, वेंटो फैक्टर का, जो आपको समझना है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन हमने निकाल दिया। वेंटो फैक्टर सुनिएगा, जो वेंटो फैक्टर होता है आपका, जैसे ही सोल्यूट पार्टिकल एसोसिएट करते हैं ड्यूरिंग एसोसिएशन, जो वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर होती है वो हमेशा लेस देन 1 हो। क्या वो लेस देन 1? क्योंकि एसोसिएशन करने पे के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे कम, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी कम, और आयोटा की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 1। क्वेश्चन पूछते हैं आयोटा की वैल्यू लेस देन 1 कब होती है, ड्यूरिंग एसोसिएशन। एसोसिएशन के दौरान वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होती है, लेस देन 1। कंडीशन फॉर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है क्या? क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ऑप्शनल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है भाई। तो ये हमने एसोसिएशन के हिसाब से आपको बता दिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आपका जो एसिटिक एसिड है ना CH3COOH, बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर 2 पार्टिकल्स के रूप में इकट्ठा हो जाता है, डाइमर बनाता है एसिटिक एसिड, ठीक है, बेंजीन के अंदर, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप बेंजीन के अंदर क्या डाल देंगे एसिटिक एसिड, आपने 50 डाल ले, अंदर जाके 25 हो जाएंगे। क्लियर है क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व्ड है कितनी आ गई 25। देखिए मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही मान रहा हूं पार्टिकल्स के हिसाब से कि 25 वैल्यू आ रही है उसकी, आपको सब समझाने के लिए, ठीक है। कैलकुलेटेड कितनी आ गई, कितनी है 50, आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, दोनों इक्वल करेंगे बराबर हो जाएंगे। तो आपका जो आयोटा है ये ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिलेट करता है कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ताकि आपकी जो थ्योरेटिकल आप बात करें वो, और जो एक्चुअली प्रैक्टिकल है, जैसे प्रैक्टिकल अलग होती है थ्योरेटिकल अलग। थ्योरेटिकल तो आपको एग्जाम में जो लिखना वो है, और प्रैक्टिकल है जब आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्या कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर है क्या भाई? तो ये था आपका आयोटा का सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ एसोसिएशन। अब मान लीजिए भाई डिसोसिएशन हो रहा, तब क्या होगा, ड्यूरिंग डिसोसिएशन क्या होगा? ड्यूरिंग डिसोसिएशन पहली बार जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आयोटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी भाई, मतलब हमें पता रेशियो होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है केवल, वो तो सोल्यूट की नेचर के कारण आयोटा की इंट्रोड्यूस हो गया यहां पे, ठीक है क्या? देखिए अब मान लीजिए मेरे पास 50
सोल्यूट के पार्टिकल है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी होगी भाई 50। ठीक है, जैसे ही मैंने सॉल्वेंट में डाला ये पार्टिकल्स, एक पार्टिकल दो के रूप में डिसोसिएट हो गया, तो बताइए कितने हो जाएंगे पार्टिकल टोटल 100। एक से कितने बने 2, 50 से कितने बन जाएंगे 100। आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्या है रेशियो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना आ गया 2। अब देखिए मुझे पता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल होगी आयोटा इनटू में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड कितनी है हमारी 50, आयोटा कितना है हमारा 2, ऑब्जर्व्ड कितनी आ रही थी 100, हो गया ना इक्वल। कैलकुलेट कर लिया हमने आयोटा के साथ, पहले आयोटा निकालना फिर आयोटा के हिसाब से दोनों को वेरीफाई कर दिया, तो आपकी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिलेट कर दिया आयोटा ने कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अब आयोटा के कारण है ना आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खुद डिफाइन हो गई, इस बात के लिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, केवल नेचर पे डिपेंड नहीं करती। यानी इस आयोटा ने एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेशन के हिसाब से नेचर को खत्म कर दिया। इसलिए हम ओवरऑल बोलते हैं भाई क्या कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन व्हाट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओनली, डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, देखिए अगेन तो भाई ड्यूरिंग डिसोसिएशन आयोटा की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 1। ठीक भाई ये बात क्या है, जो आपके सोल्यूट है कुछ होते हैं इलेक्ट्रोलाइट और कुछ होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आप को ब्रेक कर नहीं करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट अपने आप को सोलवेंट में ब्रेक कर देते हैं। यानी अगर एक आयन कंपाउंड होगा तो वो क्या पता जिस जैसा कंपाउंड उसके बेस पे नंबर ऑफ आयंस में ब्रेक कर जाए। ठीक है, देखिए जैसे मैं कह दूं मेरे पास NaCl है, क्या है NaCl। अब ये तो भाई एक ही मॉलिक्यूल है, NaCl का एक कंपाउंड ही है, एक मोल ही है। जैसे मैं सोल्वेंट डालूंगा तो ये Na प्लस में अलग और Cl माइनस में अलग, यानी एक मोल Na प्लस बना लेगा, एक मोल क्या बना लेगा Cl माइनस। सोल्वेंट में डालते कितने हो जाएंगे ये 2, डालना है कितना 1 मोल, बनेंगे कितने 2 मोल। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, मैंने डाला कितना आयोटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2। और दूसरी बात ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है ना ये कंप्लीट ब्रेक कर रहा है, क्या कर रहा है कंप्लीट ब्रेक कर रहा है। दूसरी ये बात भी है, क्लियर है क्या, जब ये कंप्लीट ब्रेक कर रहा हो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी होती है एक टर्म जो इंट्रोड्यूस होगी यहाँ पे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी केवल हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली आयोटा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट या तो कंप्लीट आयोनाइज हो जाए वो इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं होते, जीरो। ठीक, फॉर एग्जांपल भी मैं कह दूं आपको, बताइए मेरे पास MgCl2 है और ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, आयोटा की वैल्यू कितनी होगी 1 Mg की 2 ये 3, क्लियर है क्या। ऐसे मैं आपको बोल दूं Al2SO4 थ्राइस, ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है ये इलेक्ट्रोलाइट, कितने आयोटा की वैल्यू क्या होगी 2 ये 3 ये कितनी हो जाएगी भाई 5। ये एक ही आयन के रूप में रहता है SO4 2, आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हमें दिखानी है और ये आयोटा आपका भाई बैलेंस कर देगा दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस था एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और कैलकुलेटेड और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें क्या था इसका रिलेशन, जिससे आपकी ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड दोनों बराबर हो जाती हैं और आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो केवल और केवल अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नेचर को खत्म कर दिया हमने, क्लियर। यही आप डिफाइन करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, जो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब हमारे पास जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आयोडा की, उनमें मैं एप्लीकेशन बताऊंगा आपको, वो और देख लीजिए भाई। हाँ वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई है पर आयोडा का ये सिग्निफिकेंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, नॉर्मली समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए आपको इतना टाइम लगाना पड़ा। ठीक, ध्यान दीजिए। देखिए भाई अब मैं आपको पहले 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं कैसे रिलेट करेंगे आयोडा। मैं पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा हूं जो है आपकी क्या रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पूरी टर्म आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक भाई, पहले देखिए क्या है इसमें, हम देखते हैं पी नोट प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस पी एस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाई में क्या, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, बी से लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो देखिए ये तो हम मैनोमीटर का यूज करके एक्सपेरिमेंटली पता कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया आपकी एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये होगी कैलकुलेटेड। ठीक है, और हमें पता है क्या कैसे आता है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, आयोटा से, नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड बाई में कैलकुलेटेड। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में आप ऐसे वेंटो फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपको वो न्यूमेरिकल देंगे, ये वैल्यू आपको दे दे और ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, उससे आयोटा पता कर लेंगे, या आपको ये कैलकुलेट करवाएंगे, आयोटा बता देंगे, या सोल्यूट को देखिए पता कर सकते हैं, बोल देंगे ये इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, आयोटा की वैल्यू उस इलेक्ट्रोलाइट के बेस पर लिख दीजिए। क्लियर है क्या, सिंपल। दूसरी है भाई हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आप आयोटा रिलेट कैसे करेंगे, देखिए दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो आपका डेल्टा टीबी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हमें पता है जैसे आप सोल्यूट को डालेंगे सॉल्वेंट में, अब जो सॉल्यूशन बन गया, यानी कि जो सॉल्वेंट बन गया, इसका वेपर प्रेशर, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा देन सॉल्वेंट। यानी जैसे ही सोल्यूट डाला, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया भाई, अब जो सॉल्यूशन बन गया उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, एलिवेट कर गया। क्लियर है, इसे कहते हैं भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्मामीटर यूज करके आप एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो। ये बराबर आती है किसके भाई, केबी इनटू में एम, एम क्या होती है मोलालिटी। अगर मैं इस साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, बाई में क्या हो जाएगा, ये ऑब्जर्व्ड है, एक्सपेरिमेंटल है, ये कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल नीचे आ जाएगी, आयोटा डिफाइन हो गया। तो 10 दोनों का ऐसे रिलेट कर लेंगे, और आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर से बोल रहा हूं केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ये डेफिनेशन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है भाई, ऐसे ही आपका क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे ही सोल्यूट डालते हो सॉल्वेंट के अंदर, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, डेल्टा टीएफ, यानी कि किसका ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। प्योर सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में होता है, इसलिए सुपरस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं प्योर का, प्योर को दिखाने के लिए ये सुपरस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माइनस किसका भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बराबर हुआ कितना, केएफ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू में मोलालिटी। ये क्या आपकी एक्सपेरिमेंटली निकाल लेंगे आप इसका, कैलकुलेटेड इनटू में क्या करते हैं, नीचे आएगा ऑब्जर्व्ड बाई में कैलकुलेटेड, वैल्यू हो जाएगी। ऐसी तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विद पाई इज इक्वल टू सीआरडी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, क्या होगा, यह ऑस्मोटिक प्रेशर आप भाई पता कर लेंगे फिर से मैनोमीटर का इस्तेमाल करके, बैरोमीटर का इस्तेमाल करके, प्रेशर को इस्तेमाल करना है, प्रेशर मापने वाले यंत्र का इस्तेमाल करके हम पता करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल, सोल्यूट की अमाउंट दे दूंगा मैं आपको, मोलारिटी निकाल लेंगे, पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेंपरेचर, मल्टीप्लाई कर दो किससे, आयोटा से। तो ये क्या होगी कैलकुलेटेड वैल्यू, ये क्या होगी एक्सपेरिमेंट, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, आयोटा। तो ओवरऑल भाई इन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या सीखने को मिला, आयोटा के साथ आप क्या ऑब्जर्व्ड को, जो एक्सपेरिमेंटल है, उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे रिलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे। ये था भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में और वेंटो फैक्टर के बारे में, और मुझे आशा है भाई आपको पक्का समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, देखिए जब मैं पढ़ता था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो मुझे काफी प्रॉब्लम्स आई थी, एक्चुअली में समझ में नहीं आई थी कि रट्टा मार के याद कर रखी थी। ठीक है, अब ये है कि अब तो हम हाथ से चला सकते हैं, टक 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 टक। ठीक, अब एक और क्वेश्चन और देख लो आप क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा फिर से कि जो आपका आयोटा है इसकी वैल्यू कब 1 से ज्यादा होती है, बता देता हूं साथ के साथ। इन केस ऑफ डिसोसिएशन, जब भी आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाएगा ना भाई, जो भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं उनके लिए आयोटा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, ज्यादा। 1 से कम कब होगी, जब भी आपके इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाते हैं, एसोसिएट।
एसोसिएशन के दौरान आयोटा की वैल्यू 1 से कम होती है। आयोटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब आपका क्या हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि न तो आयंस ब्रेक करे ना, न जुड़े न टूटे, न एसोसिएशन हो न डिसोसिएशन। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो न तो एसोसिएट होते हैं न ही डिसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका यूरिया है, ग्लूकोज है इनके लिए, और आपकी सुक्रोज है, जनरली इन्हीं को क्वेश्चन में देंगे भाई, इनके लिए आयोडा की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आप न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते समय, कि कहीं वो इलेक्ट्रोलाइट का न्यूमेरिकल तो नहीं है, फिर आप आयोटा को कंसीडर करेंगे। और एनसीईआरटी में भाई अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बेस पे आपका ये कंसेप्ट है। अबनॉर्मल में क्या चक्कर है? अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों बोल रखा है? क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मास के। तो आयोटा का रेशियो कैसे आएगा? आयोटा इज रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड मोलर मास टू ऑब्जर्व्ड मोलर मास, यानी नॉर्मल मोलर मास बाई में अबनॉर्मल मोलर मास। दैट इज ऑल अबाउट वेंटो फैक्टर। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय माता।